हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी का क्लास 10 का, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चैप्टर 1 हम लोगों ने डील कर लिया था और चैप्टर 1 में डील किया था अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, देयर डेवलपमेंट एंड देयर कंजर्वेशन एंड देयर डिग्रेडेशन एज वेल। सारा उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने एक एक करके सारे डील कर लिए थे। आज डील करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज। एक एक करके सबको बात करेंगे, बट उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लाई कहाँ करते हैं। दे लाई ऑन द अर्थ, ऑन द बायोस्फेयर। जैसे हमारा मान लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है और ये एटमॉस्फेयर है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है एंड इट इज़ क्रस्ट, सो इस लेयर के बीच में हमारा बायोस्फेयर लाई करता है। एंड दिस फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ दे बोथ लाई हियर साथ में। तो सिर्फ क्या दोनों लाई करते हैं? नहीं, इन केस में हमारे और क्या क्या लाई करते हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉम द वेरी बेसिक आई एम स्टार्टिंग, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। तो क्या सिर्फ है? नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हमारे इस बायो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रॉक, मिनरल्स, एयर, वाटर सब तो यहीं पाया जाता है ना, कहीं बाहर तो पाया नहीं जाता है। तो बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा इकोसिस्टम। सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करने से पहले, दैट वो लाई कहाँ करता है, दैट लाई इन दी बायोस्फेयर। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। बीइंग ह्यूमंस हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं हमें सबकी ज़रूरत है। तो ये सारे एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, प्लांट्स पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। उसका सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है? प्लांट्स आर दी मेजर सोर्स, क्योंकि प्लांट्स हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। अगर प्लांट्स नहीं हो तो कोई भी नहीं रहेगा। प्लांट ही प्रोड्यूस करता है, तो सारे ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड एंड फॉर एवरीथिंग एक्चुअली। सो फॉरेस्ट क्या है? हाँ, इससे एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को देख लेते हैं। तो बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं होता, डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेरियस टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत सारे तरह के। तो यहाँ पे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर कर रहे हैं। सो बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिलजुल कर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होकर रहते हैं। अब इंटरडिपेंडेंट होते हैं किस टाइप्स में? फॉर फूड, दैट वी कंसीडर एज फूड चेन। एक भी डिस्टर्ब होगा, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। एनर्जी, एक दूसरे पे हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तब जाकर ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स वेब बनता है, कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, और सारा कुछ बायोडाइवर्सिटी में रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं लिख रही हूँ। The first one is rich in wildlife and crops। मेनली किस चीज़ को कंसीडर करेंगे हम? एनिमल और प्लांट्स को ही ना। प्लांट्स पार्ट को कहते हैं फ्लोरा और एनिमल पार्ट को कहते हैं फौना। उसके बारे में आगे है, इसलिए अभी इसके बारे में हिंट कर रही हूँ। द सेकेंड इज डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन। जितने टाइप्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं एक इकोसिस्टम में, एक बायोडाइवर्सिटी में, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, डाइवर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ, उनके अपीयरेंस में भी अलग अलग है, वो लोग अब दिखते भी अलग अलग है, और उन लोगों का फंक्शन भी अलग अलग है। सो दिस मीन्स डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शन। द थर्ड वन इज क्लोजली इंटररिलेटेड थ्रू नेटवर्क्स। अब ये नेटवर्क्स क्या है?
ये नेटवर्क्स वही है, फूड चेन, एनर्जी का फूड वेब, दैट इज नेटवर्क जिसके थ्रू प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। दे आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आते हैं फॉरेस्ट पे। सो फॉरेस्ट क्या है? बहुत ईजिली किसी ने पूछ दिया व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट, तो क्या जवाब देंगे? अ ग्रुप ऑफ प्लांट इन अ सर्टेन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फॉरेस्ट। तो अच्छा है ना, अगर फॉरेस्ट को एक जगह से हटा देते हैं और अपने घर में 10-12 पौधा लगा देते हैं तो वो फॉरेस्ट बन जाएगा, या फिर 10-12 क्या पूरा एक गार्डन बना लेते तो वो फॉरेस्ट बन जाएगा? नहीं, फॉरेस्ट का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि जहाँ पर सिर्फ 10 प्लांट लगा दिए दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज फॉरेस्ट। सो व्हेन डू वी कॉल अ सर्टेन एरिया इज फॉरेस्ट? जहाँ पर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स हो प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हो प्लस सारे इंटर रिलेटेड नेटवर्क्स भी हों। हम एक फॉरेस्ट को काट कर दूसरा फॉरेस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हम पेड़ तो लगा देंगे बट जो नेटवर्क चेन, जो चेन सालों में या फिर सेंचुरीज में डेवलप हुए वो हम कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते ना। हम जब एक फूड चेन बना है, एक प्लांट को खाता है एनिमल, फिर उस छोटे वाले एनिमल को खाता है बड़ा वाला एनिमल, फिर उस बड़े वाले एनिमल को किसी और एनिमल में खाता है, ये चेन हम डेवलप नहीं कर सकते, इट्स नेचुरल। सो फॉरेस्ट इज नेचुरल हैबिटेट वेयर plants and animals, large amount of plants and animals live together। अब फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉरेस्ट सिर्फ फूड के फॉर्म्स में इम्पॉर्टेंट नहीं है कि फॉरेस्ट से हमें इतना सारा फूड मिल रहा है और फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ये तो प्राइमरी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बट अभी जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारा कुछ हमें फॉरेस्ट से मिलता है। वुड ऑल्सो नोन एज टिम्बर, रबर, मेडिसिन्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना सब हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो फॉरेस्ट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट और फॉरेस्ट इज़ द प्राइमरी नीड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग, इवन एवरी ऑर्गेनिज्म नीड। इसलिए हमें फॉरेस्ट पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ तक हम समझ गए हैं जो भी बेसिक थे नीड्स। अब आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट वाले रिसोर्स को कहेंगे हम फ्लोरा, फ्लावर पार्ट, एंड वाइल्ड लाइफ या फिर एनिमल, बेटर कॉल्ड एनिमल, इसको कहेंगे फौना। क्लियर? सो फ्लोरा एंड फौना ये सारे सेम साथ में रहते हैं इन दी फॉरेस्ट। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, हमारे पास फ्लोरा भी उतना बचा नहीं है। हमारे पास एक्चुअली क्या है ना, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, बहुत डाइवर्सिटी है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, फ्लोरा और फौना दोनों के टर्म्स में। आप कहीं भी रहते हो, इंडिया के किसी कोने में रहते हो, तो आपको पता होगा अपने लोकेलिटी का एक लोकल सा जानवर या लोकल सा प्लांट जो आपकी लोकेलिटी में मिलता हो, जो शायद कहीं और नहीं मिलता होगा। सो ये डाइवर्सिफिकेशन है हमारे इंडिया की। बट अभी के टाइम पे वो ऑलमोस्ट एंड पे आने वाला है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थ्रेटेंड हो चुकी हैं, एक्सटेंड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अगर फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा क्यों ख़त्म हुआ? फ्लोरा, इतने सारे फ्लोरा ख़त्म हुए ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारा न्यूमरस ऑफ स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो चुका है। सेकेंड थिंग, अर्बनाइजेशन। जब शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है कि ये बनाओ वो बनाओ, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर्स बनाओ, इसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो डैट अर्बनाइजेशन लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोराज। हमारे कंट्रीज़ के अगर इतिहास में जाएँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेद है जो हमारा है, और उस आयुर्वेद में इतने सारे फ्लोराज हैं। अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो हमारी साइंटिफिक जो हमारी धरोहर है वो चली जाएगी, तो वो जा रही है।
अब इसके कुछ डाटाज हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। इन इंडिया टोटल 79.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जहाँ पे प्लांट्स है, जहाँ पे फॉरेस्ट है। बट उनमें से 24.16% ही ऐसा है जो एक्चुअली फॉरेस्ट है। बाकी सबको क्या किया गया है कि बाकी सारे को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट में एक डिफरेंस है। एग्रीकल्चरल लैंड में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, पर फॉरेस्ट में कोई पर्टिकुलैरिटी नहीं होती है। हम चाहे वो डेंस होता है, वहाँ अपने मन से चीज़ें, अपनी सारी इंटर रिलेशंस होती हैं। और हमारे एग्रीकल्चर में वो इंटर रिलेशन नहीं होती। हम जानवरों को खुलेआम नहीं छोड़ देते एग्रीकल्चर में, अपने फार्म्स में कि जाओ और खाओ। इसका भी दो डाटा है that 12.2% is dense forest and 9.14% is open forest. और मैनग्रोव्स वो होते हैं जिनके जड़ पानी में होते हैं। सो मैनग्रोव्स आर 0.14%. दिस इज अबाउट सम फ्लोरल डाटा जो अभी इंडिया में है। अब बात करते हैं फ्लोरा फौना टुगेदर की। जो अब जब ये फ्लोरा और फौना के एक्सटिंक्शन या फिर इसके इंडेंजर्ड या फिर इसके ख़त्म होने की बात कर रहे हैं, तो इन सारी स्पीसीज़ को कैटेगरीज में बांट दिया गया है कि कौन सी स्पीसीज़ कहाँ पे है, उनके कैटेगरीज हैं। बता रही हूँ इसके नाम। फ्लोरा एंड फौना टुगेदर। सो पहला कैटेगरी है हमारा नॉर्मल स्पीसीज, सेकेंड वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, थर्ड वन इज वनरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, endemic species, and the sixth one is extinct species. एक एक करके इसको डील कर रहे हैं। सो नॉर्मल स्पीसीज जो हमारे अभी आज आसपास में जितनी भी चीज़ें नॉर्मली मिल रही है, जैसे हमें अगर एग्जाम्पल मिले तो रैट, कैट, दे आर क्वाइट नॉर्मल। वो उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो है अच्छे खासे अमाउंट में है। सो दे आर नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ फ्लोराज ऑल्सो। फ्लोरा के टर्म में क्या है ना कि बहुत सारे नाम्स हैं जो हमें पता भी नहीं है, इसलिए वो उसके नाम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, इसलिए उसे रेगुलरली यूज़ नहीं करते। अदरवाइज फ्लोरा के केस में भी है जो डिस्टिंग्विश्ड है। इंडेंजर्ड जो जिन्हें पे अगर ध्यान नहीं दिया गया ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दे आर बीइंग थ्रेटेंड, थोड़ा सा उनके लिए डर है कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। दे आर इंडेंजर्ड। वनरेबल वो है जिनकी पॉपुलेशन डे बाई डे घटते जा रही है, धीरे धीरे घट रही है। हमने जैसे टाइगर को बहुत ज़्यादा कंजर्व करने की कोशिश किया, टाइगर तो और नीचे आता है, बट एज एन एग्जांपल कि टाइगर को कंजर्व करना है क्यों, क्योंकि अगर हमने उसे कंजर्व नहीं किया तो वो एक्सटेंट हो जाएगा। सो दे आर वनरेबल। रेयर स्पीसीज वो है जो बहुत कहीं पे मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइंड हो चुकी है और अब उन्हें बस बचाना है। अब गलती से भी उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। एंडेमिक स्पीसीज वो है जो पर्टिकुलर किसी एरिया में ही मिलते हैं। इस एरिया में अगर हमें ये मिल रहा है तो इसी एरिया में मिल रहा है, उनका माइग्रेशन हुआ ही नहीं है। एंड एक्सटेंट जो एक्सटेंट हो चुके हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है। सो नॉर्मल स्पीसीज के एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे कि कैटल में हमारा काव, बफेलो, सारा भी हो सकता है, पाइन एटसेट्रा। इंडेंजर्ड स्पीसीज में हो जाएंगे क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो, एटसेट्रा। वनरेबल स्पीसीज में हो जाएंगे ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, एंड इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डेट इज गैंगेटिक
डॉल्फिन, गंगा में मिलता था ये डॉल्फिन जो अब नहीं मिल रहा है, सो इट इज़ वनरेबल। रेयर में हो जाएंगे हिमालयन ब्राउन बियो, डेजर्ट फॉक्स, और एंडेमिक में हो जाएंगे निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग। एंड एक्सटेंट में एक बहुत ही अच्छा एक्सटिंक्शन है जिसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे स्पेशली, दैट इज एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड duck. They are the certain examples of normal species, endangered species, vulnerable species, rare species, endemic species and extinct species. इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, मैंने बोल दिया है, अगर चाहिए होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में या फिर क्वेश्चंस डील करूँगी तो उसमें बता दूँगी। अब बात करते हैं स्पेशली अब एशियाटिक चीता के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट था और क्योंकि ये एक्सटेंट हो चुका है तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले इसका नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है, इसका रियल नेम है एकिनोनाइक्स जुबैंटस। एज वी ऑल नो, क्योंकि ये फेमस है क्योंकि ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट रनर, लैंड मैमल। दूसरा, ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है। तीसरा, इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो इट इज 112 किलोमीटर पर आवर। अब इन 1952 इसे डिक्लेयर कर दिया गया एज एन एक्सटिंक्ट एनिमल क्योंकि ये मिलना बंद हो गया था। और इसके रीज़न पे बात करें, इसने इसे रीज़न क्यों हुआ, सो इसका हैबिटेट एंड प्रे क्या है इसका, फूड। सो हुआ क्या कि एक खास कोई भी एनिमल होता है वो अपने खास इन्वायरमेंट में रहता है। अगर हम इस नॉर्मल टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं तो हम इसी क्लाइमेट में रहते हैं। अगर हमें डेजर्ट में या हमें ग्लेशियर वाली जगह पे छोड़ दिया जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बात सर्वाइवल पे आ जाती है, तो इसके सर्वाइवल पे आ गई, इसका नेचुरल हैबिटेट इसे छीन लिया गया, वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया, जो भी हो गया। उसके बाद उसकी वजह से क्या हुआ, उसे खाना नहीं मिला। जब हम अपना जगह चेंज करते हैं तो हमें खाने में दिक्कत हो जाता है, तो इसके साथ भी यही हुआ, उसका हैबिटेट छीन लिया गया, इसका प्रे मतलब इसका खाना चला गया, तो इसकी वजह से ये धीरे धीरे ख़त्म होते चला गया, मर गया, सारे इसके स्पीसीज मर गए। तो अब ये नहीं है, एक्सटिंक्ट मतलब ये है ही नहीं। एक और एनिमल है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं है बट उसके बारे में जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। दैट इज बुक्सा टाइगर। ये कहाँ मिलता था, ये वेस्ट बंगाल में मिलता था और ये अभी थ्रेटेंड के कैटेगरी में, इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है, ये अभी थ्रेटेंड के कैटेगरी में है कि अगर इसको अगर नहीं बचाया गया, इसके लिए प्रॉपर, ऐसे भी टाइगर पे बहुत सारे चल रहे हैं, तो इस पर भी अगर नहीं काम किया गया तो ये एक्सटेंट हो जाएगा। और इसके एक्सटेंशन की रीजंस है माइनिंग ऑफ डोलोमाइट्स। ये इसके एक्सटेंशन का रीज़न है। अब बस एक बार ये देख लेते हैं कि आखिर सारे रीजंस क्या हैं। हम जब इसके एक्सटिंक्शन के रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आखिर किस रीज़न की वजह से लोग इस तरह एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर क्या रीज़न क्या है।
इन केस ऑफ फ्लोरा मैंने पहले भी डिस्कस किया, इन केस ऑफ फ्लोरा इट्स अर्बनाइजेशन, इट्स कॉलोनाइजेशन। तो बेसिकली फ्लोरा के केस में कॉलोनाइजेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन के टाइम पे एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन सब के केस से हमारे फ्लोरा को बहुत नुकसान हुआ। द सेकेंड कॉजेज इन द केस ऑफ फौना और फ्लोरा दोनों के, ये फ्लोरा के केस में स्पेशली था। फौना के अब ऑटोमेटिकली जब फ्लोरा डिस्ट्रक्ट होगा ना तो फौना हमारा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो स्पेशली दिस इज फ्लोरा के केस में, बट फ्लोरा और फौना बोथ के केस में कुछ फैक्टर्स है, आई एम नेमिंग देम। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, hunting is the major cause in case of fauna, over exploitation, environmental pollution, and forest fires. So these are the major cases। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से हम जब किसी का सब कुछ छीन लेंगे तो प्लांट और एनिमल दोनों चले जाएंगे। हंटिंग की वजह से प्लांट एनिमल्स जा रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड फॉरेस्ट फायर आर द मेन एंड द बिगेस्ट रीजंस। जब फॉरेस्ट ही जल जाएगा तो ना फ्लोरा बचेगा ना फौना बचेगा। सो दिस इज़ इट फॉर द क्लास। इसके आगे के लेक्चर्स हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फॉर डैट प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।